हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालेंद्र प्रताप सिंह। क्लास 11th के फिजिक्स के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जिन भी बच्चों ने पीछे के लेक्चर्स अटेंड किए हैं, नोट्स को रिवाइज किया हुआ, उनको याद होगा जस्ट पिछले लेक्चर में वेक्टर एडिशन में हमने स्पेशल केसेस पढ़ा था। स्पेशल केसेस में हमारे पास वो केसेस होते थे जो समथिंग डिफरेंट है नॉर्मल केसेस से। अगर उस टाइप के सवाल आते हैं उन स्पेशल केसेस में, तो उनका जवाब हम चुटकियों में दे सकते हैं। उसके लिए हमें आर के और tan अल्फा के बार बार बड़े बड़े फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। उनमें से पहला केस हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो, आर ए प्लस बी आ गया था और tan अल्फा 0 और अल्फा भी कितना आ गया था, 0। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। ये जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब पता चलेगा। ऑब्जेक्टिव सवाल देखते ही आंसर टिक कर दो अगर आपने ये स्पेशल केस किया हुआ है तो। चलिए अपने स्पेशल केसेस को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे पास है उसी स्पेशल केस का सेकंड केस है जब दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। लंबवत इंग्लिश में परपेंडिकुलर, आप सभी को पता है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या? दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। भाई लंबवत होने का मतलब क्या? थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा? 90 डिग्री। कोई डाउट नहीं है। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तब इस केस में देखिए आर और tan अल्फा क्या आता है। हमें बार बार अगर ये केस आएगा तो बार बार फॉर्मूला लगा के मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम स्पेशल केस अगर हमें ध्यान है तो हम आर और tan अल्फा डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखो 90 डिग्री पे क्या होगा, तब आर क्या होगा देखिएगा। आर बराबर क्या क्या पढ़ा है मैंने? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस का थीटा। और थीटा की जगह पे यहां पे कितना होगा? 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री मैं बता दे रहा हूं कितना होता है। cos का 90 डिग्री का मान त्रिकोणमिति में 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान त्रिकोणमिति में कितना होता है? 0 होता है। cos 90 डिग्री 0, ठीक है। cos 90 डिग्री 0। तो अब cos 90 डिग्री का मान यहां पे तुम रखोगे 0। 2ab गुणे 0, किसी भी चीज में 0 से गुणा करोगे वो चीज 0 हो जाएगी। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। ये पूरा 0 हो गया। अब बचा क्या? तो r बराबर बचा क्या? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपली आपको ये फॉर्मूला लगाना है और r बता देना है। r बराबर इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देना है। अगर दो वेक्टर्स परस्पर लंबवत होंगे उनके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। tan अल्फा फटाफट निकाल लेते हैं। tan का अल्फा कितना होगा? b साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा यानी कि कॉस 90 डिग्री। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें जो आपको नहीं पता है। साइन का 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है और कॉस का 90 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। चूंकि त्रिकोणमिति में मान के चल रहा हूं कि अभी जो शुरुआत है कोविड में, वैसे भी आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं हो पाई तो आपको नहीं आता होगा, इसलिए मैं वैल्यूज बताते चल रहा हूं। तो यहां से चलिए पुट करके इनका मान रखिए। साइन 90 की जगह पे 1, इसके जगह पे आपको 1 रखना है। b में 1 से गुणा होगा तो b बचेगा। इसमें देखिए cos 90 0, इसके जगह पे 0 रखेंगे। 0 में b से गुणा होगा तो 0 होगा। तो tan अल्फा देखिए क्या बचा? b में 1 से गुणा होगा, ऊपर b बचा अपॉन a प्लस ये b में 0 से गुणा 0, a प्लस 0 a ही होता है। तो नीचे केवल क्या बचा? a बचा। तो tan अल्फा सिंपल कैसे निकल जाएगा? b बाई a से। tan अल्फा इज इक्वल्स टू b बाई a। मतलब आपको एक्स्ट्रा बार बार ये फॉर्मूला लगा के ये वैल्यूज रख के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पता है स्पेशल केस है, दोनों वेक्टर्स लंबवत हैं, थीटा 90 डिग्री है, तो r कैसे निकलेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और tan अल्फा कैसे निकलेगा? सिंपली b बाई a से। इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। इसका मैं एक बार ज्योमेट्रिकल एनालिसिस भी आपको करा दूंगा। ज्योमेट्रिकल एनालिसिस, ज्योमेट्री से देखते हैं कि ये तो मैथमेटिकल एनालिसिस किया, ज्योमेट्री से देखते हैं कि r अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा और tan अल्फा b बाई a कैसे आएगा अगर ये स्पेशल केस है कि दोनों वेक्टर्स आपस में लंबवत है, उनके बीच का कोण 90 अंश है, ठीक है। तो फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करता हूं, इसका ज्योमेट्रिकल एनालिसिस कराता हूं। ओके चलिए ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करते हैं। ज्योमेट्रिकल में दो वेक्टर्स हैं, लंबवत हैं। मान लो सपोज दैट एक वेक्टर आपके पास ये दिया हुआ है वेक्टर ए, और एक वेक्टर ये आपको दिया हुआ है वेक्टर बी। ये देख रहे हो ए, अगर आपको डायरेक्शन देखा जाए, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ए ईस्ट में है और बी नॉर्थ में है। दोनों के बीच कितना कोण बना हुआ? 90 अंश, लंबवत है, ठीक है। अगर ये मुझसे बिल्कुल सीधा नहीं बना हुआ, मैं बता दे रहा हूं बिल्कुल ये सीधा है, ठीक है। आप स्केल से बनाना।
तो अगर अब ये थीटा, इनके बीच का थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसको एक काम करो, लंबवत है तो इसका आर और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए से जो कोण बनाता है अल्फा, tan अल्फा, वो ज्योमेट्री से निकालो। एक काम करो, ट्रायंगल लॉ से इसको जोड़ो, ट्रायंगल लॉ से जोड़ो, मैथ नहीं लगा रहे हैं हम, डायरेक्टली वेक्टर से ज्योमेट्री से बना रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ से जोड़ो तो क्या होगा, ए को तुमने यहां पे बनाया, दिस इज वेक्टर ए, भाई इसको मैंने उठाया यहां पे रखा, थोड़ा छोटा है यहां पे रखा, और बी को उठाया, ए के सिर से बी के पूंछ को जोड़ना है, ला करके यहां पे रखा है, इसको यहां पे जोड़ दिया, ये लो, ये हो गया वेक्टर बी। रिजल्टेंट कैसे मिलता है, पहले के पूंछ से आखिरी वाले के सिर को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया, ये क्या है एक्चुअली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। अब देखो इनके बीच का ये कोण कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के आगे वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण। और कर्ण का वर्ग, यहाँ पे कर्ण क्या है, वेक्टर आर है, तो आर का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, यहाँ पे बी है तो वेक्टर बी का वर्ग, धन आधार का वर्ग, यहाँ पे आधार ए है तो वेक्टर ए का वर्ग। या फिर इसको अच्छे से लिखो तो लिख सकते हो आर स्क्वायर बराबर, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, दिशा भूल जाए तो आर स्क्वायर बराबर, अच्छे से लिख दो, ए स्क्वायर को पहले प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर बराबर लिख सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ज्योमेट्री से आपने निकाल लिया फटाफट, यहां भी वही आया, ठीक है। और रही बात अल्फा की, तो वेक्टर ए से, ध्यान देना पैरेललोग्राम मेथड में मैंने सिखाया हुआ है, तो बार बार एंगल वहां से याद करोगे, वहां से चीजों को एनालाइज करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। वेक्टर ए से वेक्टर आर जो कोण बनाता है उसी को हमने नाम दिया अल्फा। अगर ये अल्फा निकालना है तो इसमें तुम निकालो, इसमें लगाओ तुम, इस समकोण त्रिभुज में लगाओ tan थीटा। तो tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो, tan अल्फा, देखो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। ये पढ़ोगे आप त्रिकोणमिति में। तो यहां पे थीटा की जगह पे अल्फा में लगा रहा हूं, अल्फा निकालना चाह रहा हूं, tan अल्फा बराबर लंब यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा वेक्टर बी अपॉन आधार, यानी कि जहां पे ये कोण बना है यानी कि वेक्टर ए। तो tan अल्फा बराबर क्या आ गया, वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए, या tan अल्फा बराबर सिंपली मैग्नीट्यूड, परिमाण की बात करें वेक्टर हटा दो तो b बाई ए। tan अल्फा बराबर, पीछे भी मैथमेटिकली भी क्या आया था, tan अल्फा बराबर b बाई ए आया था, और यहाँ भी tan अल्फा बराबर ज्योमेट्रिकली भी क्या आ गया, b बाई ए। वेक्टर से भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा कि एक ही चीज को हम मैथमेटिकली प्लस ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से देख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आपका मतलब नॉलेज बढ़ेगा, चीजें आपको अच्छी समझ में आएंगी, ठीक है। तो फटाफट से इसको भी स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर आगे वाला स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बता सकते हैं आप मुझे, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं आप, वहां से मैं देख लूंगा आपको कोई प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस है हमारा स्पेशल केस है जब दोनों वेक्टर विपरीत दिशाओं में हो, यानी कि अगर यहाँ पे देखो, अगर ये वेक्टर ए है इधर जा रहा है तो दूसरा वेक्टर बिल्कुल इसके अपोजिट इधर, अगर ये ईस्ट में जा रहा है पूर्व दिशा में तो दूसरा सीधे इसके अपोजिट वेस्ट में जाएगा, पश्चिम में, बिल्कुल विपरीत दिशाओं में हो। और कल ही मैंने आपको समझाया था विपरीत दिशाओं में होंगे तो एंगल जो होगा थीटा वो इनके बीच का कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। और कैसे चेक करना होता है मैंने कहा था, अगर आपको कोण निकालना हो दो वेक्टर्स के बीच का तो उनके पूंछ से पूंछ को जोड़िए। जैसे वेक्टर ए आपने यहाँ पे रखा और वेक्टर ए के पूंछ से बी के पूंछ को जोड़ दीजिए, ठीक है। वेक्टर बी और इनके बीच ए से बी, ए पे रखिए पेन को, बी की तरफ जाइए, देखिए कितना कोण बना। तो ये सभी को पता है कितना आंसर, 180 आंसर। कोण निकालने का तरीका मैं पिछले वीडियोस में भी समझा चुका हूं, यहाँ पे भी आपको पूंछ से पूंछ को जोड़ना है। ए बी, ए के पूंछ से बी के पूंछ को, ए पे पेन को रखा, बी तक गए, जितना घूमे आप ए से बी तक जाने में जितना घूमे वही ए और बी के बीच का कोण है। तो 180 अंश, थीटा यहाँ पे कितना आ गया, 180 अंश। और इस केस में स्टूडेंट्स, इस केस में आर कितना होगा, आर अगर आप निकालेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और थीटा की जगह पे 180 अंश। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कॉस 180 डिग्री का मान जो होता है वो -1 होता है।
cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, -1। तो यहां से r निकालिए फटाफट। r बराबर क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²। ध्यान से देखो, cos 180 डिग्री इसका मान हो गया -1, 2 में -1 से यहाँ कुछ नहीं है तो गुणे है, 2 में -1 से गुणा होगा तो -2a और b। ये बचेगा कि 2ab में -1 से गुणा होगा तो -2ab हो जाएगा सिंपली। और r बराबर क्या हो जाएगा, √a² प्लस सॉरी यहाँ पे देखो, √a² प्लस b² माइनस 2ab क्या होता है, अगर आपको पता हो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर। और कर्ली के अंदर किसी चीज का स्क्वायर है तो वो कर्ली के बाहर आ जाता है। r इज इक्वल्स टू आ गया सिंपली a माइनस b। तो आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, cos 180 डिग्री नहीं लगाना है। आप जब भी देखना कि दोनों वेक्टर्स विपरीत दिशाओं में हैं, उनके बीच के एंगल 180 डिग्री अगर दिया हुआ है तो r सिंपल फॉर्मूले से निकालना, r बराबर a माइनस b। a के मैग्नीट्यूड में से b के मैग्नीट्यूड को हटा देना, या फिर स्टूडेंट्स देखो अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को हटाना। a में से b को हटा दिया है, कई बार अगर b बड़ा है a छोटा है, आप इसको b माइनस a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना, बड़े वेक्टर्स में से छोटे वेक्टर को आपको घटा देना। तो r निकल गया यहां से, और tan अल्फा निकालेंगे। tan अल्फा बराबर क्या होता है, b sin थीटा यानी कि sin 180 अपॉन a प्लस b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा यानी कि cos 180 डिग्री। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, साइन का जो 180 डिग्री होता है उसका मान 0 होता है। साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है बच्चों, 0 होता है। यहाँ पे जैसे ही ये 0 होगा, b में 0 से गुणा होगा, ऊपर 0, 0 में किसी भी चीज से भाग दोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। tan अल्फा बराबर आ गया 0, और tan 0 डिग्री का मान होता है 0, तुलना कर लेना तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर r होगा वो वेक्टर a से 0 अंश का कोण बनाएगा, वेक्टर a से 0 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, अल्फा बराबर कितना बनेगा, 0 डिग्री। हाँ, एक चीज और नोट करना, ये जो tan थीटा बराबर 0, tan थीटा बराबर 0 दो जगह पे होता है। जब आप त्रिकोणमिति में मान पढ़ोगे ना तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री ऐसे पढ़ाया जाएगा, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 120। तो ये मान आपको बताए जाएंगे। तो tan 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, साथ के साथ 180 डिग्री का मान भी 0 होता है। तो tan अल्फा बराबर 0 आया है। tan अल्फा 0 दो जगह पे होता है, tan 0 डिग्री पे या फिर tan 180 डिग्री। tan 180 डिग्री बराबर उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो अल्फा की दो वैल्यूज हो सकती हैं, 0 या फिर 180 अंश। यानी कि अल्फा, या तो अल्फा मतलब वेक्टर a से परिणामी वेक्टर r द्वारा बनाया गया कोण, तो या तो वो 0 अंश बनाएगा, a की दिशा में होगा, या तो वो a से 180 डिग्री बनाएगा, a के बिल्कुल विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो यहां से ये बातें समझ में आती हैं। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद इसका भी थोड़ा सा मैं ग्राफिकल एनालिसिस कराता हूं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं। जब दोनों सदिश, दोनों वेक्टर विपरीत दिशाओं में हो, यानी कि सपोज दैट एक वेक्टर ये है आपके पास, दिस इज वेक्टर ए, और एक वेक्टर ये है आपके पास, दिस इज वेक्टर बी। आप देख रहे हो ये ईस्ट में है तो ये वेस्ट में, विपरीत दिशाओं में 180 डिग्री। एक काम करो, ट्रायंगल मेथड से इसको जोड़ो, ट्रायंगल मेथड से जोड़ो। ए को लाओ यहाँ पे रखो, ठीक है, ट्रायंगल मेथड से जोड़ रहे हैं। ट्रायंगल मेथड क्या कहता है, त्रिभुज नियम क्या कहता है, ए के सिर से बी के पूंछ को जोड़ो, बी को लाओ यहाँ, बी का पूंछ यहाँ रखो और बनाओ इसको, इसके ऊपर ही आएगा यहाँ पे ऐसे, देखो इतना बड़ा है, इतना बड़ा, ये वेक्टर बी। और आर कैसे मिलता है, ए के पूंछ से, यानी सबसे पहले वाले के पूंछ से आखिरी वाले के सिर को मिलाते हो, तो पहले वाले का पूंछ ये रहा, आखिरी वाले का सिर ये रहा। यहां से यहां एक वेक्टर बना दोगे, यही क्या होगा, वेक्टर आर। यही क्या होगा, वेक्टर आर। और वेक्टर आर का मान देखो कितना है, वेक्टर आर इतना सा है, वेक्टर आर है। तो ये वाली दूरी किसके बराबर है, ये पूरा ए था। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा देखो ओवरराइट करके, ए को यहां से यहां मैंने रखा, देखो वेक्टर ए के सिर से बी के पूंछ को लाके हमने जोड़ा, ये रहा वेक्टर बी। ये इसके ऊपर ही है, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैंने इसको नीचे बनाया।
और आर कैसे मिलता है, पहले का पूंछ और आखिरी वाले का सिर, ऐसे इसके ऊपर मिलाना है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे नीचे मिला रहा हूं, ये वेक्टर आर मिल गया। तो वेक्टर आर का मान यहाँ पे तुम चित्र देख के बता सकते हो, ये पूरा ए है, ये इतना बी है, तो जो बचा ये कितना है, ए माइनस बी बचा। भाई पूरा ए था, ये बी है, तो जो बच गया यही वेक्टर आर है, और इसका मान अगर मैग्नीट्यूड परिमाण पूछा जाए तो बराबर क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, यही तो है। या फिर सिंपली आप कह सकते हो आर बराबर ए माइनस बी, यही तो पिछले केस में भी आया था, यही तो पिछले केस में भी आया था। और ये जो आर है ये वेक्टर ए से, देखो वेक्टर ए की दिशा पूर्व ईस्ट में और आर की भी दिशा किधर है, ईस्ट में, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इनके बीच का जो कोण बना वो कितना बना, 0 डिग्री बना। लेकिन कई ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें ये 180 डिग्री भी बनेगा, ये तो ए माइनस बी ही रहेगा। जैसे कि यहीं पे समझा देता हूं, अगर मैं अब देखो यहां पे समझा देता हूं, ठीक है। यहां पे एक वेक्टर आपके पास ये है वेक्टर ए, और ये है इस बार बड़ा वेक्टर है, दिस इज वेक्टर बी, ठीक है, दिस इज वेक्टर बी। इसको जोड़ो, क्योंकि एडिशन का स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, एडिशन का स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, जोड़ो। तो वेक्टर ए को तुमने बनाया, यहां पे इसको लाओ, ये रहा वेक्टर ए। अब ए के सिर से इसको उठाओ, बी के पूंछ को यहां पे रखो और जोड़ दो, तो ये रहा वेक्टर बी। ये ए के ठीक ऊपर है, लेकिन समझाने के लिए मैंने थोड़ा नीचे बनाया हुआ है वेक्टर बी। और रिजल्टेंट कैसे मिलता है, पहले की पूंछ से आखिरी वाले के सिर को मिलाना होता है, तो पहले की पूंछ यहाँ पे है, आखिरी वाले का सिर यहाँ पे है, यहाँ पे तुमने मिला दिया, ये आया वेक्टर आर। इसका मान कितना होगा, पूरा बी था, ये इतनी दूरी ए है, पूरा बी था, इतनी दूरी ए है, तो जो बची हुई दूरी है वो कितनी है, वो कितनी है, वो बी माइनस ए है। तो यहां से चित्र से समझ में आता है, चित्र देख के समझ में आता है कि ये दूरी पूरे यानी कि बी में से ए को घटाने से मिलेगी, तो आर बराबर इस बार क्या आ गया, बी माइनस ए आ गया। मैंने कहा था कि ए माइनस बी या बी माइनस ए हो सकता है, थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, या 180 डिग्री। इस बार देखो ए किधर जा रहा है, पूर्व दिशा में, लेकिन आर किधर जा रहा है, पश्चिम दिशा में, बिल्कुल अपोजिट। तो इस बार एंगल कितना बनाया आर ने, 180 डिग्री। ये एक्चुअली अल्फा है, अल्फा इस बार कितना मिला तुम्हें, 180 डिग्री, और यहाँ पे अल्फा कितना मिला था, 0 डिग्री। तो दोनों केसेस ज्योमेट्रिकली भी आपको समझ में आ गए होंगे, और मैथमेटिकली तो मैंने आपको जस्ट पीछे अभी समझाया ही था। तो उम्मीद करता हूं आपको स्पेशल केसेस समझ में आए होंगे, वेक्टर पढ़ने में आपको मजा आ रहा होगा, चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ वेक्टर में कुछ सीखने लगे हम, कुछ अच्छी चीजें चलने लगी हैं। तो थोड़ा सा देखो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। चलो जल्दी से एक नोट देखिएगा क्या लिखा हुआ, नोट देख लेते हैं, यही समझ लेते हैं कि दो वेक्टर्स का परिणामी मैक्सिमम होगा जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो। जब एक ही दिशा में हो गए थे तो ए और बी को आपस में जोड़ते थे, 5 2 7 7 2 9 8 2 10, वो मैक्सिमम तो मिलेगा ही, क्योंकि पूरा का पूरा जोड़ दे रहे हैं, 5 और 2 7 और 10 15 और 20, पूरा का पूरा जुड़ रहा था, ए प्लस बी हो रहा था। तो वही लिखा हुआ है कि दो वेक्टर्स का परिणामी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा कब, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो। जैसे r बराबर क्या हो रहा था, a प्लस बी हो रहा था, कब, जब दोनों एक ही दिशा में थे। तो a प्लस बी का मतलब है a का पूरा मान b का पूरा मान जोड़ोगे तो ये मैक्सिमम आएगा ही आएगा, और मिनिमम होगा जब दोनों सदिश विपरीत दिशाओं में हो। सही बात है, जब विपरीत होते थे तो r का मान a माइनस बी आता था, यानी कि इस पूरे में से इसका पूरा घटाओगे तो सबसे छोटी वैल्यूज मिलेगी, सबसे छोटी वैल्यूज मिलेगी। तो इसी को एक नोट पॉइंट में मैंने बता दिया। कभी आपसे पूछे कोई कि बताओ दो वेक्टर्स का परिणामी मैक्सिमम कब होगा, कहोगे दोनों के बीच का एंगल थीटा जब 0 होगा, या फिर कहोगे जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे। कोई पूछेगा मिनिमम कब होगा, कहोगे जब दोनों के बीच का कोण 180 अंश होगा, या फिर दोनों सदिश विपरीत दिशा में होंगे। तो इसलिए मैंने इसको एक नोट पॉइंट में लिख दिया। फटाफट से इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो। एक छोटी चीज और डिस्कस करते हैं और आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट एक चीज और छोटी सी चीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर यहीं पे क्लास को खत्म करेंगे। डिस्कस क्या करने वाले हैं, एक आपको इंफॉर्मेशन देना है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सदिशों के योग के बारे में। क्या है वो इंफॉर्मेशन, दिखेगा
कह रहा सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम या फिर इंग्लिश में कॉम्युलेटिव लॉ कहते हैं, कॉम्युलेटिव लॉ का अनुसरण करता है। कॉम्युलेटिव लॉ या फिर क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है कि क्रम को बदल के जोड़ने पर कोई फर्क ना पड़ना, क्रम को बदल के जोड़ने पर कोई फर्क ना पड़ना, अर्थात a प्लस बी करो चाहे वेक्टर b प्लस a करो, परिणामी वेक्टर r में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कौन? वेक्टर का एडिशन। अब देखो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे ही पालन करता है। सपोज दैट आपके पास एक वेक्टर यहाँ पे है, ये वेक्टर a, और एक वेक्टर आपको यहाँ पे दिया हुआ है वेक्टर b। ओके, एक काम करो, a प्लस बी निकालो, तो a प्लस बी निकालो, ट्रायंगल लॉ से मैं जोड़ रहा हूं, a को यहाँ पे लाया मैंने रखा, ये रहा मेरा वेक्टर a, b को लाया मैंने a के सिर से b के पूंछ को यहाँ पे रख के मैंने जोड़ दिया, ये रहा मेरा वेक्टर b। अब a के पूंछ से b के सिर को जोड़ूंगा तो परिणामी वेक्टर r मिलेगा, जो कि क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b है। ओके, अब एक काम करते हैं, a प्लस बी निकाल लिया, अब b प्लस a निकाल के देखते हैं। तो b प्लस a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, b को पहले ले आके रखना पड़ेगा, ये लो मैंने रख दिया, ये रहा मेरा वेक्टर b। अब b प्लस a कर रहे हैं तो b के हेड से a के टेल को ला करके जोड़ देंगे, ये रहा हमारा वेक्टर a, जोड़ दिया हमने। और परिणामी कैसे मिलता है, पहले का पूंछ और आखिरी वाले का सिर एक तीर से जोड़ दोगे, परिणामी वेक्टर यही तो है। ये मान लो वेक्टर r डैश है, वेक्टर r डैश है, ये क्या है, वेक्टर b प्लस वेक्टर a है, b में a को हमने जोड़ा है। अब तुम देखो ना, ये r और ये r डैश दोनों बराबर हैं। अगर स्केल से मेजर करके तुमने a और b लिया और a और b के बीच बना कोण तुमने एग्जैक्ट लिया, तो ये जो r आया है ये लंबाई में एक जैसा आएगा, और डायरेक्शन देखो इसका भी इधर ही है वेक्टर r का, और r डैश का भी इधर ही है, यानी कि दोनों का परिमाण एक जैसा आएगा, मैग्नीट्यूड परिमाण एक जैसा आएगा, और दिशा तो एक तरफ है ही, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो गया तो वेक्टर सेम हो गया। यानी कि तुम देख रहे हो, चाहे तुमने a प्लस बी किया, ज्योमेट्रिकल मेथड ट्रायंगल लॉ से जोड़ के देखा, a प्लस बी किया, चाहे तुमने b प्लस a किया, जो परिणामी वेक्टर r है वो दिशा और परिमाण में एक ही जैसा आता है। यानी वेक्टर r a प्लस बी और वेक्टर r डैश b प्लस a, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, वेक्टर r बराबर है किसके, वेक्टर r डैश के। तुमने देखा कि वेक्टर r बराबर है किसके, वेक्टर r डैश के। यानी कि वेक्टर a प्लस बी बराबर है किसके, b प्लस a के, वही मैंने लिखा है प्लस बी बराबर b प्लस। यानी कि कुल मिला के आपको ज्योमेट्रिकली यहां से समझ में आता है कि वेक्टर का एडिशन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम को बदल के जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम a में b को जोड़ देना, चाहे तुम b में a को जोड़ देना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, परिमाण हमेशा एक जैसा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक छोटी सी बात और देख लो कि असमान परिमाण के दो सदिशों के योग से कभी भी एक शून्य सदिश नहीं प्राप्त किया जा सकता। बिल्कुल सही लिखा है स्टूडेंट्स। देखो, r शून्य मिलने का मतलब मिनिमम मिलना, कम से कम मिलना, और सबसे कम r का मिनिमम कब मिलता है, जब a माइनस बी होता है, a में से b को घटाते हैं तो परिणामी वेक्टर r का मिनिमम मिलता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, असमान परिमाण, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है, दो अलग अलग लोगों का मान अलग अलग होगा, तो घटाने पे कुछ ना कुछ तो आएगा, शून्य तो नहीं आएगा। शून्य तब आता जब a और b बराबर होते। बराबर की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है असमान परिमाण के दो सदिशों के योग से कभी भी एक शून्य सदिश नहीं प्राप्त किया जा सकता। लॉजिकली यहां से आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा पॉइंट आपको अपने माइंड में बना के रखना है कि दो असमान सदिशों का योग कभी भी शून्य नहीं प्राप्त किया जा सकता है। दो असमान परिमाण के दो सदिशों के योग से कभी भी एक शून्य सदिश प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर कभी पूछा जाए हाँ या ना तो तुम कहोगे नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, क्लास में मजा आया होगा। स्पेशल केसेस पढ़ लिए हमने, कुछ एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस मिल गई हमें, और चूंकि कल वाली क्लास बहुत लंबी थी तो आज थोड़ा छोटा करने की कोशिश किया मैंने कि थोड़ा कम टाइम में किया जाए, लेकिन हम पढ़ेंगे अच्छे से। वेक्टर को तो कंप्लीट कराऊंगा मैं किसी भी हाल में, ये मैंने सोचा है। तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, थोड़ा बताना, समझ में आ रहा है कि नहीं ये भी बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, वो मैं देखता हूँ प्रॉपर टाइम पे। आप मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।